तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो मैंने ना कुछ दिन पहले एक मूवी देखी जिसका नाम था नो एग्जिट और सच में मूवी मुझे सरप्राइज्ड किया। मूवी थ्रिलर सस्पेंस के ऊपर बेस्ड है और इसमें ट्विस्ट भी आते रहते हैं। एनीवे तो चलिए इस मूवी की कहानी को जान लेते हैं। मूवी के शुरू में हम एक रिहैब सेंटर को देखते हैं। वहाँ डार्बी नाम की एक लड़की भी मौजूद थी। वो एक ड्रग एडिक्टेड थी। उसने पहले भी काफ़ी रिहैब सेंटर में जाकर अपना इलाज करवा चुकी है, बट कुछ मदद नहीं मिला और इसीलिए डार्बी ज़्यादा इन सब के ऊपर बिलीव भी नहीं करती थी। वो यहाँ भी अपने मर्जी से नहीं आई थी। खैर तो सेशन चल ही रही थी, तभी वहाँ की एक वर्कर माइक उसे ले जाता है ये बोलकर कि उसके लिए एक फ़ोन कॉल आया है। फ़ोन के उस पर जो नाम का कोई रिलेटिव था जिसका कहना था कि तुम्हारी मॉम अभी हॉस्पिटल में एडमिट है और शायद अब उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो तुम्हें अपनी बहन डेविड को फ़ोन करना चाहिए। सो जो उसको डेविड का फ़ोन नंबर देकर रख देता है। तो डार्बी अपने बहन को फ़ोन लगा ही रही थी, बट ये उस रिहैब सेंटर की रूल्स के खिलाफ थे, इसीलिए माइक उसे फ़ोन करने नहीं देता। डार्बी उसे सब कुछ बताती है अपने मॉम के बारे में, बट फिर भी माइक नहीं मानता। तो परमिशन लेने के लिए माइक डॉक्टर को फ़ोन करता है, बट डॉक्टर भी फ़ोन रिसीव नहीं करता। खैर तो डार्बी परेशान थी, सो वो वहाँ की एक पेशेंट जेड नाम की एक लड़की के पास जाती है जिसके पास एक फ़ोन था। सो डार्बी अपने बहन को फ़ोन करके ये बोलती है कि तुम डॉक्टर से मेरे लिए कुछ दिन का छुट्टी की परमिशन ले लो जिससे मैं यहाँ से निकल सकूँ। बट डेविड अभी इसके लिए रेडी नहीं थी क्योंकि डार्बी अभी भी ड्रग एडिक्ट से ठीक नहीं हुई थी। सो उसे ऐसे बाहर निकलना सही नहीं होगा, तो ये सब बोलकर वो फ़ोन रख देती है। एनीवे अब डार्बी को किसी भी तरह बाहर जाना था। सो वो चोरी चोरी कुछ टूल्स को इकट्ठा करके बाहर निकल आती है और एक कार में बैठ जाती है और ये कार था माइक का। उसे उस कार में कुछ ड्रग्स मिलता है, मतलब माइक भी ड्रग लेता था जो किसी को नहीं पता था। खैर तो डार्बी कार लेकर वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में उसे डेविड का मैसेज भी आता है जो उसको वहाँ आने से मना कर रही थी। तो ये सब से डार्बी थोड़ी सैड हो जाती है और इसीलिए वो थोड़ा ड्रग्स लेना चाहती थी, बट वो ऐसा करे इससे पहले ही उसको नींद आ गई। थोड़ी देर बाद उसे एक पुलिस ऑफिसर आकर उठाता है क्योंकि वहाँ बहुत तेज़ तूफान आ रही थी। ऑफिसर का कहना था कि तुम आगे मत जाओ क्योंकि आगे रास्ता बंद हो चुका है। तो आगे एक वेटिंग सेंटर था, वो वहीं जाती है ये सोचकर कि तूफान हट जाने के बाद फिर से वो निकल जाएगी। वेटिंग सेंटर के बाहर एक जीप और एक वैन पहले से ही मौजूद थी। वहाँ एक कपल थी, एड और सैंडी। एक लड़का एस जो अभी सोया हुआ था और एक लड़का लार्स। डार्बी वहाँ अपने बहन को फ़ोन लगाने की कोशिश करती है, बट वहाँ कोई सिग्नल नहीं था, जिससे एड बोलता है कि बाहर जाकर ट्राई कर सकते हो, एक जगह पर सिग्नल थी। तो डार्बी बाहर इधर उधर सिग्नल ढूंढने की कोशिश करती है और तभी उसे कुछ आवाज़ आती है जो कि उस वैन से आ रही थी। डार्बी विंडो की बर्फ हटा के अंदर देखने की कोशिश करती है और शॉकिंगली वो देखती है कि वैन के अंदर एक छोटी सी बच्ची थी जिसके हाथ पैर किसी ने बांध के रखा हुआ था। उसके मुंह पर भी टेप से बंधा हुआ था। डार्बी वैन को खोल नहीं पाती क्योंकि वो लॉक्ड थी। देन वो उस वैन की नंबर प्लेट की फ़ोटो ले लेती है, मतलब इस वैन की ओनर अंदर ही है और उनमें से ही कोई इस बच्ची का किडनैपर भी है जो अभी डार्बी को पता लगाना होगा। खैर तो बाहर एड को सिग्नल ढूंढते हुए आता देखकर डार्बी चुपचाप सिग्नल ढूंढने का नाटक करती है और एड के साथ अंदर जाकर बैठ जाती है। डार्बी बहुत टेंशन में थी क्योंकि अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो उस बच्ची की हालत इस ठंड में और भी बुरी हो सकती है। खैर तो अभी ऐश भी उठ चुका था और सभी एक दूसरे के साथ हाय हेलो और अपना नाम बताते हैं। कुछ देर बाद सभी गेम खेलने लगते हैं क्योंकि सभी बोर हो रहे थे ऐसे बैठे हुए। डार्बी मौके का फ़ायदा उठाकर सभी से कुछ ना कुछ सवाल करती है। इसी दौरान हमें ये पता चलती है कि एड और डार्बी के फादर दोनों सोल्जर्स थे। अभी डार्बी के डैड नहीं थे और एड अभी रिटायर्ड हो चुके थे।
खैर तो लार्स का कहना था कि वो बैटल माउंटेन पे जा रहा है जो कि नवाडा में है। तो डार्वी को इसके ऊपर ही शक जाता है कि ये ही उस बच्ची का किडनैपर है और इसका हाव भाव शुरू से ही कुछ अजीब टाइप का था। लार्स इस गेम में हार गया था, इसलिए वो गुस्से में सारे कार्ड्स उठाकर फेंक देता है। इसी बीच डार्वी बाथरूम में जाकर पुलिस को फोन लगाने की कोशिश करती है, बट सिग्नल नहीं था। वो मैसेज भी करती है, बट कनेक्शन नहीं होने के कारण मैसेज भी नहीं डिलीवर होता। खैर तो बाथरूम के पीछे से वो बाहर जाती है एक कटर को साथ लेकर, जिसके मदद से वो वैन की दरवाज़ा को खोल लेती है। पर डार्वी उस लड़की को बचा पाती उसके पहले ही लार्स वहाँ पे पहुँच जाता है, जिससे डार्वी को उस वैन के अंदर ही छुपना पड़ता है। तो वो वहाँ कार की हीटर को ऑन करने आया था और वो उस बच्ची को ये भी बोलता है कि तुम अंकल किम के पास बहुत खुश रहोगी। तो हम ये समझते हैं कि ये कोई किडनैपिंग नहीं थी, बल्कि लार्स उस बच्ची को किसी के पास बेचने वाला था। खैर तो लार्स कुछ खाने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद डार्वी फिर उस बच्ची को संभालती है। उस बच्ची का नाम था जे और उसके हाथ पर एक बैंड भी लगा हुआ था, मतलब जे को कोई बीमारी भी था। तो डार्वी के पास ज़्यादा टाइम नहीं था क्योंकि लार्स खाना लेकर आ रहा था। सो वो जे को उस कटर को देकर अभी के लिए उस वैन से निकल जाती है। बट थोड़ी देर बाद लार्स डार्वी के पैरों को निशान को देख लेता है जो जंगल की तरफ जाती है। एक्चुअली डार्वी जंगल की तरफ जाते हुए घूम के उस बाथरूम वाली दरवाजे के अंदर से होते हुए अंदर आ गई थी। तो बाथरूम में तभी ऐश भी आ जाता है। डार्वी ऐश को सब कुछ पता नहीं वाली थी, बट तभी वहाँ लार्स आ जाता है। खैर तो लार्स के जाते ही डार्वी ऐश को सब कुछ बोल देती है। तो ऐश कहता है कि तुम जे के पास जाओ, मैं एड को सब कुछ बता के उनसे हेल्प ले लूँगा। तो डार्वी ऐसा ही करती है और ऐश एक नेल गन लेकर लार्स के पीछे जाता है क्योंकि लार्स के पास भी एक गन था। तो वैन में जाकर डार्वी जे को फ्री करती है और उससे उसके किडनैपर के बारे में पूछती है। जे बोलती है कि किडनैपर नहीं, किडनैपर्स। वो लोग दो थे, मतलब ऐश भी एक साथी था। जी हाँ दोस्तों, और अब वो दोनों गन लेकर उस वैन की तरफ आ रहे थे। तो वो दोनों भाई थे जो अपने अंकल किम के पास जे को ले जा रहे थे बेचने के लिए। डार्वी उस वैन से निकलकर जंगल की तरफ भागती है। पीछे पीछे दोनों भी जाते हैं उसे ढूंढते हुए। डार्वी घूम के अंदर आ जाती है एड को सब कुछ बोलने के लिए, बट वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही ऐश पहुंच जाता है और उन दोनों के बीच कुछ बातचीत होती है। ऐश बोलता है कि जे के फादर बहुत अमीर है और वो लोग जे के बदले उसके फादर से पैसों का मांग करेंगे और पैसे मिलते ही वो लोग जे को छोड़ आएंगे। बट हम जानते हैं कि ये सब कुछ झूठ बोल रहा है। तो ऐश का कहना था जे को एक बीमारी है, कोई भी एक्साइटमेंट उसकी जान ले सकती है। ऐश उसी बीच डार्वी के फोन पर उस मैसेज को देख लेता है जो उसने पुलिस को भेजा था। ऐश उस मैसेज को डिलीट कर देता है। खैर तो यहाँ हम डार्वी के एडिक्शन के पीछे जो कारण था वो भी जान पाते हैं। एक्चुअली डार्वी के डैड ने खुद को गोली मार के ख़त्म कर दिया था और उसके बाद से डार्वी ड्रग्स लेने लगी, इसीलिए डार्वी के साथ उसके फैमिली वालों का भी ज़्यादा नहीं बनती थी। खैर तो ऐश उसको चुप रहने बोलता है, नहीं तो वो सबको ही मार देगा। तभी वहाँ सैंडी भी आ जाती है कि कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं ये जानने के लिए, पर डार्वी तभी कुछ बोल नहीं पाती। एनीवे तो सभी एक साथ बैठ जाते हैं और ये डार्वी को अपने फादर के बारे में कुछ बोलने बोलता है, पर डार्वी कुछ बोल नहीं पाती और ऐश सुसाइड वाली बात बता देता है, जिससे एड बहुत गुस्सा करता है उसके ऊपर। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि अपने आप को फ्री करके जे वैन से निकलकर जंगल की तरफ भाग जाती है, जो डार्वी देख लेती है खिड़की से और ये बात दोनों किडनैपर को भी मालूम हो जाता है। लैश वहां से निकल जाता है जे को ढूंढने। डार्वी बाथरूम की तरफ जाती है और ऐश भी उसके पीछे पीछे जाता है, बट ऐश के अंदर आते ही वो उस पर अटैक कर देती है, बट इससे ऐश को कुछ नहीं होता और
और इसी चक्कर में एस की वैन की चाबी डार्वी को मिल जाती है। देन वो दोनों भाई डार्वी को लेकर उसके जरिए जे को बुलाने की कोशिश कर रहे थे, बट डार्वी उन लोगों से अपने आप को छुड़वा के भाग जाती है। तो एस गोली चला देता है जो एड ने सुन लिया। वो चेक करने के लिए बाहर जाता है। बाहर उसे जे मिलती है जो कि बेहोश हो चुकी थी। एड उसे अंदर लेकर आता है और सैंडी उसको चेक करती है क्योंकि वो एक नर्स थी। उधर डार्वी भी भाग के वहाँ पहुँच जाती है और उन दोनों को सभी बातें बता देती है। दोनों किडनैपर भी पहुँच चुके थे, बट एड धमकी देकर उन दोनों को बाहर ही रोक देता है। एड के पास कोई गन नहीं थी, बट फिर भी वो धमकी देता है कि कोई भी अंदर नहीं आएगा, नहीं तो वो शूट कर देगा। तो उन दोनों के पास जे की मेडिसिन थी, सो वो दोनों एड को ब्लैकमेल करते हैं ये बोलकर कि तुम जे को रखना चाहते हो तो रखो, जिससे वो मर जाएगी, नहीं तो हमारे हवाले कर दो, हम उसको मेडिसिन देकर अपने साथ ले जाएंगे। जिसे एड उनके सामने ही और एक डील करता है कि तुम हमें वो मेडिसिन दो और हम तुम्हें तुम्हारी वैन की चाबी दे देंगे। जिसे एस गुस्से में एक गैस कैन लेकर आता है वैन से, क्योंकि अब वो इन सभी को जला देना चाहता था। तो एड अपनी कार की चाबी डार्वी को देता है और दोनों चाबी कहीं छुपाने बोल देता है। उधर एस गैस छिड़क रहा था हर जगह। वो एड को कहता है कि तुम हमें क्यों रोक रहे हो एक अजनबी के लिए। एड कहता है कि मैं एक फौजी हूँ और मेरा यही काम है। अंदर तीनों कोई ना कोई हथियार लेकर खड़े थे। तभी जे को होश आ जाती है और वो सैंडी को मिसेस लॉरी कह के पुकारती है। तो अब आती है और एक ट्विस्ट। सैंडी भी उसको देखकर शॉक्ड थी क्योंकि सैंडी उसके घर की मेड है। जब जे किडनैप हो रही थी तभी उसने हेल्प भी की थी उन दोनों के साथ मिलकर पैसों के लिए। उसको नहीं पता था कि वो दोनों जे को बेचने वाले थे। उसे लग रहा था कि ये लोग पैसे मांगेंगे जे के बदले और उसमें से कुछ पैसा उसका भी होगा। तो एक्चुअली दोनों किडनैपर जे को किडनैप करके जा ही रहे थे, बट अचानक तूफान आने के कारण उनको यहाँ पर रुकना पड़ा। उनके साथ जे की मेडिसिन नहीं थी, सो सैंडी मेडिसिन देने यहाँ पर आई थी। एड को ये बोलकर लेकर आई थी कि ये एक सरप्राइज ट्रिप है। तो एड एक रिटायर्ड ऑफिसर है और सैंडी भी मेड है। उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं थे, इसीलिए सैंडी ने इस गलत काम में साथ दिया। तो सैंडी बाहर उन दोनों को बता देती है कि एड के पास कोई भी गन नहीं है और डार्वी के आंखों में पेपर स्प्रे डाल देती है और अभी वो दोनों अंदर आ जाते हैं। सैंडी उनसे मेडिसिन लेकर जे को दे देती है। तो डार्वी तभी सैंडी को ये बोलती है कि ये लोग किडनैपिंग नहीं बल्कि इसे बेचने वाले थे किसी और को। जे कभी भी अपने पेरेंट्स के पास नहीं पहुंचेगी। सैंडी को थोड़ा बुरा लगता है, बट फिर भी वो उन दोनों को बोलती है कि जे को लेकर चले जाओ, बट उनके पास वैन की चाबी नहीं थी। एज डार्वी से चाबी के लिए पूछता है और एड उसे मना करता है बोलने के लिए। इससे परेशान होकर एज बिना कुछ सोचे एड के ऊपर शूट कर देता है, जिसे सैंडी को बहुत झटका लगता है और वो एस के ऊपर हमला करती है। लार्स के आंखों के ऊपर स्प्रे करती है, बट और कुछ करे इससे पहले एस उससे भी शूट करके मार डालता है। लार्स की आंखें जल रही थी, सो एस उसे लेकर बाथरूम में जाता है और जाने से पहले एस डार्वी के हाथों में कील घुसाकर उसे बांध देता है। डार्वी कील निकालने की कोशिश करती है, बट बहुत तेज दर्द के कारण वो ऐसा नहीं कर पाती। डार्वी पास में ही रखा एक हैमर को उठाने की कोशिश करती है, बट वो काफ़ी दूर में था। डार्वी जे से हेल्प मांगती है। जे भी उस हैमर को उसे दे देती है, बट वो खुद को छुड़वा पाती उससे पहले ही वो दोनों वापस आ जाते हैं। एस डार्वी से चाबी मांगता है, बट डार्वी कुछ भी नहीं बोलती। तभी डार्वी के फ़ोन पर एक मैसेज आता है, जिसे देखकर एस उसे कहता है कि तुम्हारी मॉम मर गई। साथ ही और एक मैसेज था, पुलिस वहां आ रहे हैं। मतलब डार्वी ने जो पुलिस को मैसेज किया था वो पहुंच चुकी है। एस बहुत गुस्से से जे के ऊपर कील घुसाने की धमकी देकर उससे चाबी मांगता है, जिससे डार्वी बता देती है। एस लार्स को वहां रख के खुद चाबियां लेने चला जाता है। तो डार्वी जे को लाइट्स ऑफ करने बोलती है। जे ऐसा ही
ही करती है। इसी बीच डार्बी उस हैमर को लेकर वहाँ से फ्री हो जाती है और जैसे ही लार्स लाइट को ऑन करता है तभी डार्बी उस पर अटैक कर देती है। एस चाबियाँ लेकर आता है और देखता है कि डार्बी ने लार्स को गन पॉइंट में ले लिया था। एस उसको बचाने की कोशिश करता है। उसी बीच ये एस के ऊपर हमला करता है जिससे नेल गन फिसल कर चल जाती है और एक कील लार्स के सिर में जाकर लगती है। एस उन दोनों से अपना ध्यान हटा के अपने भाई के ऊपर चला जाता है। तभी वो दोनों वहाँ से निकलकर चले जाते हैं और एस अपने भाई को वैन की तरफ लेकर जा ही रहा था तभी लार्स एट के खून पे फिसल जाता है और कील पूरी की पूरी उसके सिर में घुस जाती है और लार्स की मौत हो जाती है। ऐश अभी बहुत शांत हो गया था, मानो उसे अपना पैसों से मतलब था और ना ही जे से। डार्बी और जे अपने कार से निकल ही रहे थे तभी ऐश नेल गन से कार की टायर को पंक्चर कर देता है। फिर वो उस जगह में आग लगा देता है जिससे कोई भी सबूत ना बच पाए। तभी वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। ऐश पुलिस के सामने नाटक करता है कि उसका एक्सीडेंट हो चुका है और उसको हेल्प चाहिए। उसके पास नेल गन थी इसलिए पुलिस उस पर बिलीव नहीं करता। तभी डार्बी ऐश के कंधे के ऊपर शूट कर देती है। डार्बी उसको मारना चाहती थी बट ऑफिसर उसे गन फेंकने बोलता है। डार्बी ऑफिसर की बात नहीं सुनती इसीलिए वो डार्बी के पेट पर शूट कर देता है। डार्बी के गिरते ही ऐश उसकी गन उठाकर ऑफिसर के ऊपर शूट कर देता है और सारी नेल गन उसके छाती के ऊपर मार देता है और अब वो डार्बी के पास जाता है बट डार्बी अभी तैयार थी। वो एक स्क्रू ड्राइवर ऐश के गले में घुसाकर उसे जान से मार डालती है। देन वो पुलिस की वॉकी टॉकी लेकर हेल्प बुलाती है। तो अभी सीन शिफ्ट होती है और हम डार्बी को देखते हैं। वो बच गई थी, अभी वो रिहाब में है और पहले से काफ़ी ठीक महसूस कर रही थी। आखिरकार इतनी मुश्किलों को पार करके वो जे को बचा ही लिया। देन हम देखते हैं कि डार्बी से मिलने उसकी बहन डेविड आती है और बस इसी के साथ साथ ये मूवी भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हो। तो चलो मैं फिर मिलूंगी कोई और एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखना। बाय बाय।